ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। और कितनी गिरावट में अब क्या निकल के आ रहा है, ब्रोकर क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं। हर्ष बाबू लेकर के आए हैं बहुत शानदार शानदार शेयरों को, तो आप भी अपना जो है रणनीति स्ट्रेटजी अपने अपने शेयरों पे बना लीजिए। बताइए हर्ष, पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, पहली कंपनी एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक में जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह, और 1090 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा जो चेयरमैन का जो इस्तीफा है वो साफ तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक में, कंपनी में, बैंक में दबाव देखने को मिल रहा है उसका, लेकिन ये जो वोलेटिलिटी है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अतनु चक्रवर्ती जो है उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे वैल्यू और एथिक्स की बात करी है यहाँ पर, तो इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि इसका हवाला दिया है इन्होंने कहा कि मर्जर के फ़ायदे अभी भी पूरे तरीके से ना जाहिर नहीं हो पाए हैं, यहाँ पे सामने नहीं आ पाए हैं, तो जब क्लैरिटी और आएगी तो स्थिति बदलती हुई दिख सकती है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो कमज़ोर मैक्रो की स्थिति देखने को मिल रही है वो स्टॉक में दबाव डाल सकता है और ज़्यादा, लेकिन इन्होंने कहा कि बोर्ड और मैनेजमेंट के बीच में तालमेल के ऊपर जो सवाल है उन्होंने इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी दी है अपनी तरफ से। मतलब जेपी मॉर्गन ने कहा है यहाँ पर कि अभी तक कोई जो जांच शुरुआती स्थिति देखने को मिल रही है, कोई मिसकंडक्ट को लेकर इस तरह तमाम तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ जब तक स्थिति साफ नहीं होती तब तक नेगेटिविटी जो है वो बनी रह सकती है। नेगेटिविटी बनी रह सकती है जब तक स्थिति साफ ना हो जाए। अमित सर, क्या व्यू आपका? 1090 के टारगेट जेपी मॉर्गन से सहमत हैं आप? सर 735 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। ये एक्चुअली अभी मैं अपनी कमेंट्री देने के बाद ये भी देख रहा था, ये हम 950 से 800 के बीच में करीब करीब 28 हफ्ते देखे हैं। तो ये जो रेजिग्नेशन का न्यूज़ है ये अब आया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच में कुछ ना कुछ डिसीजन पेंडिंग थे जिसकी वजह से स्टॉक में दबाव 28 हफ्ते पहले से था। तो यहाँ से बाय करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 735 के स्टॉप लॉस से 1090 के टारगेट के लिए लेके जा सकते हैं। मैं सहमत हूँ इस रिपोर्ट से। चलिए ठीक है, सहमत है, यहाँ पर सहमति जताई गई है। और इस बीच चलते हैं हर्ष बाबू के पास दोबारा, लेकिन डेविल्स हंट के नाम से एक दर्शक हैं और वो लिख रहे हैं, रचित सर एनी एफेंडो ट्रेड कॉल प्लीज़। तो ये मतलब ये वक्त भी आएगा कि रचित सर से एफेंडो और ऑप्शन के ट्रेड मांगे जाएंगे? बताइए, ये आपने अपनी जो बीते कुछ दिनों के अंदर जो पुट दे करके आपने पुटपुटाया है, वाह 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 सर, अद्भुत, बहुत शानदार। चलिए पहले जरा हर्ष, आपका नंबर आता है तो अब मैं आपसे इस पर भी टिप्पणी ले लूंगा। हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, मणिपुरम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट की सलाह, 315 रुपये प्रति शेयर के भाव के उन्होंने लक्ष्य दिए हैं। इन्होंने कहा कि जो बेन कैपिटल को आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिली है, जो कंट्रोल को लेकर जो स्थिति है उसका रास्ता साफ हो गया है यहाँ पे जॉइंट कंट्रोल को लेकर। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि बुक वैल्यू जो है वो 4 से 5% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कुछ समय के लिए अर्निंग पर शेयर पे ज़रूर दबाव देखने को मिल सकता है। इन्होंने ये कहा है कि जो निम्स हैं, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो निचले स्तर पर हैं इस समय। यहाँ पर री रेटिंग की गुंजाइश तभी है जब टर्न अराउंड की स्थिति देखने को मिले। सीईओ की स्ट्रेटेजी का इंतजार है यहाँ पर, और उन्होंने ये भी कहा है कि डील की स्पष्टता से और क्लैरिटी आएगी और शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट्स और बेहतर होते दिख सकते हैं। ओपन ऑफर जो है उसका जो प्राइस है वो ऊंचा होता हुआ दिख सकता है, अपसाइड वहाँ पे दिख सकता है। ये बात यहाँ पर मणिपुरम फाइनेंस को लेकर के निकल करके आई है। रजत सर, दोनों चीज़ों के उत्तर दे दीजिए, फिर अम्बाला मैम के पास चलते हैं अगली कॉल के लिए। जी सर, पहले तो एक बार थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि मार्केट्स बहुत एक फिक्स स्टेट पे है, और इसीलिए मैंने अपनी अभी कुछ देर पहले कमेंट्री पे कहा था कि एक बार क्रूशली वॉच करिएगा। थोड़ा सा एक रिस्पाइट देने की कोशिश कर सकता है अगर इन लेवल पे मेंटेन करता है, बट वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही कुछ होगा मैं जरूर अपडेट करूंगा। मन्नापुरम फाइनेंस पे देखिए 315 रुपए का टारगेट, मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ, और इसके पीछे जो फाइनेंशियल पूरा सेटअप पे हम एक प्रेशर देख रहे हैं, और गोल्ड लोन पे इनका बहुत बड़ा एक पूरा का पूरा एक सेटअप है। गोल्ड पे जिस तरीके से हायर लेवल से हमने कहा है कि करेक्शन, तो डिफॉल्ट और एसएमए का डिफॉल्ट जो इनके क्रेडिट क्वालिटी है वो भी खराब होती हुई दिखती है। मैं कन्विंस नहीं हूं इस टारगेट के साथ। कन्विंस नहीं है यहाँ पर, सहमत नहीं है मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट से। तो ये रहा, यहाँ पर प्रेशर और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए, जो एक नई छवि जो आपकी बन रही है उसके लिए सर आपको बहुत बहुत मुबारक। हर्ष बाबू के पास चलते हैं अब आज की तीसरी कंपनी के लिए। हर्ष बताइए आज की तीसरी कंपनी कौन सी है? जी, एनटीपीसी ग्रीन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह और 121 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा कि एनटीपीसी की जो रिन्यूएबल यहाँ पर जो सब्सिडरी है उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे।
और अगर आप देखें तो वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 के बीच में यहाँ पर बल्कि 32 तक के बीच में ये जो है 60 गीगावाट तक हो सकती है, 8 गीगावाट से बढ़कर 60 गीगावाट तक पहुँच सकती है यहाँ पे। इसके अलावा कंपनी की जो मौजूदगी है वो 9 राज्यों में है यहाँ पे, जो सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर के हिसाब से, लेकिन आने वाले दिनों में कई और जगहों पर ये जो है स्थिति अब बदलती हुई, तेज़ी से बढ़ती हुई दिख सकती है। भारत के अगर आप 500 गीगावाट रिन्यूएबल के टारगेट की बात करें जो FY30 तक रखा गया है, उसमें एक मजबूत अवसर जो है कंपनी के तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ पे NTPC की जो यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन जो रिस्क है वो काफ़ी कम है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे NTPC ग्रीन की बात करें यहाँ पर तो 2032 तक 45 से लेके 50% नॉन फॉसिल पोर्टफोलियो जो है उसका लक्ष्य लेके कंपनी चल रही है। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन, ESS की बात करें या फिर अमोनिया जैसे जो नई टेक्नोलॉजीज, जो नए सेक्टर्स हैं वहाँ पर जो है कंपनी विस्तार कर रही है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से और वैल्यू क्रिएशन के हिसाब से एक बेहतर विकल्प दिख रहा है। चलिए, अम्बाला मैम आपका व्यू NTPC ग्रीन को लेकर के क्या होगा, और साथ ही साथ संक्षिप्त टिप्पणी रहेगी राहुल दास जी की तरफ से, कह रहे हैं कि यूग्रो कैपिटल पे 96 पे लिया हुआ है, क्या 104 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया है, शुड आई होल्ड द रेस्ट, ये मैम ये जानना चाह रहे हैं, तो संक्षिप्त टिप्पणी उसको भी लेकर के दे दीजिएगा। तो पहले NTPC की बात कर लेते हैं। NTPC अभी 100 रुपए पर है। 2 साल का नजरिया है तो बाय कर लो अभी भी, लेकिन अभी भी पूरा बाय करने की सलाह मेरी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है विपुल जी। जहां से हम लोग रिकमेंड करें इट वाज लाइक 84-86 रेंज, बिल्कुल मतलब जो अभी जहां से चलना शुरू हुआ था, टारगेट भी हो गया और एक ही दिन में हो गया था आई थिंक। सो अभी का जो नजरिया है अगर आपका 2 साल का इस मार्केट में वो उठाओ जो 2 इयर्स तक होल्ड कर सकते हो, सिंपल फिलोसफी आई एम फॉलोइंग। तो अगर आपके उस कैटेगरी में आता है, आप 2 साल होल्ड करना चाहते हो तो कोई बुरा स्टॉक नहीं है, अच्छा चलेगा ये। 2 साल शायद होल्ड करना भी ना पड़े। अभी रही बात टारगेट, तो 125 से 170 फिर 210, मतलब आप देख पा रहे होंगे कि कितने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक या ग्रोथ में इसमें देख पा रही हूँ। एंड आई एग्री विद दिस रिपोर्ट, इन्होंने तो छोटे टारगेट्स दिए हैं डाउन द लाइन 1 ईयर के लिए, मेरा टारगेट इससे कहीं हद तक बड़ा दिखता है। तो आई एग्री, अपसाइड पॉसिबिलिटीज है, खरीदारी करिए करंट प्राइस पर अगर आपको खरीदने की इच्छा हो रही है, हालांकि महंगा है तो 100 रुपए पर अभी थोड़ा खरीद लो। और बाकी जो मेजोरिटी फंड अगर आपको लगाना चाहिए एज पर योर एलोकेशन, इट शुड नॉट बी एज क्लोज टू 90, कम से कम थोड़ा तो डिस्काउंट मिले आपको। चलिए ठीक। और जी मैम बहुत संक्षिप्त टिप्पणी जी, उसमें क्या करना है? दूसरा आपने उग्रो कैप की बात की है, उग्रो कैप कल ही दिया था मेरे ख्याल से, कल ही उसका टारगेट भी हो गया। तो ये सवाल बड़ा नाजायज सा लगता है कि अभी इसको होल्ड करूं या नहीं। नहीं, सवाल उनका ये था, मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया 104 पे, बाकी रेस्ट पे क्या करें, होल्ड करें या बेच दें, हाँ या ना? 88 रुपए का SL रखिएगा और होल्ड कर जाइए। चलिए ठीक है। हर्ष बताइए अगली आखिरी कंपनी कौन सी होगी? पॉली कैप की बात कर लेते हैं। आखिरी कंपनी यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, 9,500 रुपए के यहाँ पे लक्ष्य दिए। इन्होंने सबसे पहले कहा जिस तरीके से वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो जो है कंपनी की डिमांड और लॉजिस्टिक के हिसाब से एक इम्पैक्ट डालता हुआ दिख सकता है। कॉपर की सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जापान से इम्पोर्ट हो रही है यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि डाटा सेंटर में तमाम तरह की वायरिंग की और चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी उसमें है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है। LNG की जगह पे फर्नेस ऑयल जो है इसका इस्तेमाल संभव हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नए खिलाड़ी जो है वो खासतौर पे जो वायर सेगमेंट में घुस रहे हैं वो एक ज़रूर कंसर्न है कि कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख सकता है। इन्वेंट्री कंपनी का 20 से 22 दिन की है यहाँ पे। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कैपेसिटी के जो है कंपनी इस सेगमेंट के ऊपर काम कर रही है और जल्दी इसमें और बड़ी शुरुआत होती हुई दिखेगी। यहाँ पे प्राइसिंग इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा कुछ समय में देखने को मिल सकता है, लेकिन आगे स्थिति जो है वो पॉजिटिव है, आगे की स्थिति पॉजिटिव है। चलिए ये स्थिति यहाँ पर है। अमित सर आपका व्यू क्या रहेगा इसको लेकर के? संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी, रचित जी, अमित जी, अम्बाला बहन, हर्ष दी को हरदा जिले से सुप्रभात करें। हर्ष जी मॉर्गन स्टैनले से कहो पहले अपने चचा से कहें कि युद्ध बंद करें फिर आकलन देना। तो भैया तो दीवार फिल्म का डायलॉग हो गया कि पहले उस आदमी का साइन लेकर के। जी मैम। तो एक जस्ट छोटी सी बात, जब मॉर्गन स्टैनली बोल ही रहे हैं FIIs कैटेगरी में आते हैं हमारी मार्केट के लिए, तो बेच कौन रहा है? FIIs की पोजीशनिंग घटी है इसमें। वही बिल्कुल हमको बोल रहे हैं टारगेट का वेट करो, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी होता है। अमित सर, अच्छा रचित सर बता दीजिए सर, समय ज्यादा हो गया लेकिन जी। एक छोटी बात है, चाइनीज वॉल रहती है रिसर्च और ट्रांजैक्शन डेस्क के बीच में। मोतीलाल ओसवाल में भी हमने बहुत बार देखा है कि बाय रिपोर्ट आके उन्हीं के डेस्क ने सेल किया है, तो डिफेंड आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। रचित, अमित सर जी बताइए सर। सर करंट मार्केट प्राइस में सही नहीं है। अगर ये 6,950 तोड़ता है तो मुझे लगता है 6,710 रुपए के आसपास एक एंट्री पॉइंट अच्छा बनता है, और दूसरा 6400 रुपए के आसपास। थोड़ा वेट करना चाहिए, स्टॉक अच्छा है, टारगेट्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एंट्री पॉइंट राइट होना चाहिए।
6700 और 6400 के आसपास एंट्री प्लान करिए। 9500 के टारगेट कम से कम 1-1.5 साल में लग सकते हैं। चलिए 1-1.5 साल में लग सकते हैं, ये बात पॉलीकैप को लेकर के निकल के आती हुई साहब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है।